सबसे पहले संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 34,703, ठीक हुए मरीजों की संख्या 51,864 और मौत का आंकड़ा 553। इन सबको मिला दें तो देश में अब तक ज्ञात कुल मामले हो चुके हैं 3,06,19,932। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 2,97,52,294 और कुल मौत का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा, 4,03,281। संक्रमण के आंकड़े हम देख रहे हैं लगातार नीचे आ रहे हैं, लेकिन देश के सभी हिस्सों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज असम ने अपने 7 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। इसमें से एक जोरहाट भी है, जो ऊपरी असम का सबसे बड़ा शहर है। सरकार का कहना है कि यहाँ पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। केरल भी अपने 6 जिलों में टेस्टिंग बढ़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ प्रतिबंधों के बावजूद संक्रमण का स्तर नीचे नहीं आया। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर अब भी सीमित रूप में कुछ इलाकों में बनी हुई है, लेकिन ये बात शायद उत्तराखंड सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। तभी तो उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा रद्द करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि 4 धाम यात्रा की अनुमति देना त्रासदी को बुलावा देने के बराबर होगा। उत्तराखंड में इसी साल हुए कुंभ के आयोजन में बड़े पैमाने पर कोविड गाइडलाइंस तोड़ी गई थी और फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनवाने के उदाहरण भी सामने आए थे। इतना ही नहीं, मेले से देश के अलग अलग राज्यों में लौटे कई लोग बाद में ट्रेस ही नहीं हो रहे थे। जब प्रशासन ने जोर लगाकर खोज पड़ताल की तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग कोविड पॉजिटिव भी मिले। चलिए, राज्यों के प्रयास और रियायत की मांगों के बीच कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। कोरोना महामारी अगर एक आपदा है तो क्या इसके पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? इस सवाल पर खूब चर्चा, नेतागिरी और सुनवाई हो चुकी है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश भी दिया कि उसे मुआवजे की रकम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मार्फत तय करनी होगी। देश में दिल्ली और बिहार जैसे कुछ राज्य पहले ही मुआवजे का ऐलान कर चुके हैं। आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी ओर से मुआवजे के लिए पोर्टल लॉन्च किया। संक्षेप में मुआवजे का ऐलान किया। क्या है ये? कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 50,000 रुपए की सहायता। अगर परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना के चलते तो हर महीने 2,500 रुपए, और जिन बच्चों ने दोनों माता पिता को खो दिया उन्हें 25 साल तक हर महीने 2,500 रुपए। दिल्ली सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। इस योजना में उन बच्चों को भी पात्र माना जाएगा जिनके किसी एक अभिभावक की मृत्यु कोरोना से हुई और दूसरे अभिभावक का पहले ही किसी दूसरे कारण से निधन हो गया था। इस मुआवजे के लिए दिल्ली के रहवासी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एसडीएम की टीम भी परिवार के निवास पर जाकर आवेदन करवाने में मदद करेगी। केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि कागजात में कमी का बहाना बनाकर लोगों को लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि जब आप उनके घरों में जाएंगे, आपको उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है, उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है, आप उनके कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे। ये कागज नहीं है जी आपके पास तो ये कागज नहीं है, आपके पास तो ये कागज नहीं है, इसीलिए आपका केस तो हो नहीं सकता, आपका केस तो रिजेक्ट किया जाता है। ये नहीं करना बिल्कुल। तो कुछ भी करके आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया भी, कोरोना से अगर मौत हो गई, अब अगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी सुर्खी बनी एक फोन कॉल से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें दलाई लामा को फोन पर शुभकामनाएं दी, क्योंकि आज दलाई लामा का 86वां जन्मदिन है। 2013 के बाद से ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी हो। 2014 से अब तक उन्होंने बस दलाई लामा की तरफ से आई बधाइयों पर धन्यवाद प्रेषित किया। टिप्पणीकारों ने ध्यान दिलाया कि जब तक भारत चीन के साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करने में दिलचस्पी ले रहा था, तब तक दिल्ली ने इस बात का ध्यान रखा कि चीन को बेवजह नाराज न किया जाए। लेकिन लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद दिल्ली का रुख बदला है। प्रधानमंत्री द्वारा दलाई लामा को भेजी शुभकामनाओं और इस कदम के सार्वजनिक ऐलान को इसी तरह देखा जा रहा है। भारत ने दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी। धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है, लेकिन बीते कई वर्षों से चीन के दबाव के चलते भारत तिब्बत के मुद्दे पर अपेक्षाकृत नरमी थामे था।
पिछले साल गलवान घाटी में हुए संघर्ष में हमारे 20 जवानों को खोने के बाद भारत का रुख कुछ बदला, लेकिन तब भी दलाई लामा को बधाइयां नहीं भेजी गईं, क्योंकि तब चीन और भारत की फौज के पीछे हटने को लेकर बातचीत चल रही थी। इस साल भारत ऐसी किसी झिझक के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन इसे चीन को भेजे कठोर संदेश की तरह देखना कुछ जल्दबाजी भी हो सकती है, क्योंकि लद्दाख में अब भी अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति नहीं है। शुरुआती दौर के डिसएंगेजमेंट को छोड़ दें तो चीन की फौज अब भी भारतीय इलाके में डटी है। भारत की तरफ से भी तैनाती कमोबेश जस की तस है। ये स्थिति एक बधाई संदेश से ज्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है। तीसरी सुर्खी बनाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले हुई नए राज्यपालों की नियुक्ति और तबादलों ने। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा मिली नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जाने पर। मध्य प्रदेश से आने वाले गहलोत राज्यसभा के सांसद हैं, 2019 से सदन में भाजपा के नेता भी। इसके साथ ही गहलोत भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, लेकिन अब वो महामहिम हो गए तो 3 जगह ओपनिंग आ गई है। राज्यसभा में 1 सीट, कैबिनेट में 1 पद और संसदीय बोर्ड में 1 सीट। अब ये चर्चा जोरों पर है कि क्या मध्य प्रदेश कोटे से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में लिया जाएगा। वैसे एक मत ये भी है कि सिंधिया को सीधे कैबिनेट में न लेते हुए शायद राज्य मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो अभी पार्टी में नए हैं। लेकिन इस मत का वजन कुछ कम है, क्योंकि राज्य मंत्री तो ये यूपीए सरकारों में रह चुके हैं। गहलोत के साथ 3 और नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इसमें पहला नाम है हरिबाबू कंभमपति का, जो अब मिजोरम के राज्यपाल होंगे। हरिबाबू विशाखापट्टनम से सांसद रहे हैं और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। दूसरा नाम है मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। आदिवासी समाज से आने वाले पटेल गुजरात कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। तीसरा नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। अर्लेकर गोवा भाजपा अध्यक्ष रहने के अलावा गोवा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा कुछ राज्यपालों के तबादले हुए। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम से अब गोवा के राजभवन भेजे गए। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा से त्रिपुरा और रमेश बैस त्रिपुरा से झारखंड। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल से हरियाणा भेजे गए हैं। आप इन नियुक्तियों को भारत में राजभवनों की व्यवस्था में आए डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट माने जब कोई एक चीज किसी पर गिरे और फिर वो चीज किसी और पर, और इस तरह श्रृंखला चलती है। तो आज हुए तबादलों के बाद हिमाचल को नए राज्यपाल मिले। उनके लिए जगह बनाने के लिए हिमाचल के पुराने राज्यपाल चले गए हरियाणा, हरियाणा के राज्यपाल चले गए त्रिपुरा, त्रिपुरा के चले गए झारखंड, और यही खेल मिजोरम और गोवा के राजभवनों के बीच भी हुआ। राजभवनों में नियुक्तियों को अक्सर नेताओं के पुराने सत्कर्मों के फल के रूप में देखा जाता है। तो आज वाली नियुक्तियों को म्यूजिकल चेयर की तरह भी समझा जा सकता है। अब आप पूछेंगे, म्यूजिकल चेयर है तो फिर म्यूजिक बंद होने के बाद कुर्सी से महरूम कौन हुआ? ऐसे 2 नाम हैं, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला। कुछ मामले ऐसे थे जहां एक राज्यपाल के पास 2 राज्यों का प्रभार था। मिसाल के लिए आनंदीबेन पटेल, जो यूपी के साथ साथ MP की भी राज्यपाल थी। अब आनंदीबेन सिर्फ यूपी की राज्यपाल होंगी। इसी तरह भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल थे, अब सिर्फ महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। वैसे असली म्यूजिकल चेयर दिल्ली में खेला जाएगा, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है। नए मंत्री आएंगे, हो सकता है पुराने मंत्रियों के विभाग बदलें, हो सकता है कुछ के इस्तीफे भी हों, और इसके लेकर दावेदारी का खबरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिन्हें उम्मीद है वो अपने इलाकों के दौरे आनन फानन में रद्द कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। वैसे अब एनडीए के घटक दलों की तरफ से दावेदारी भी शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, पार्टी अब केंद्र सरकार का हिस्सा बनेगी। 2019 में जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू ने 4 पद मांगे, लेकिन टिप्पणीकार कहते हैं कि ऐसा होने की संभावना कम है। 2 नाम हैं जो बार बार लिए जा रहे हैं, RCP सिंह और लल्लन सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी से पहले रामविलास पासवान कैबिनेट में थे। उनके जाने के बाद लोजपा 1 पद की आस लगाए है, लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया कि अगर पशुपति पारस को लोजपा सांसद रहते हुए मंत्री बनाया जाएगा तो वो अदालत चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पारस को मंत्री बनाना है तो निर्दलीय या जेडीयू कोटे से बनाया जाए। ये दोनों गुटों के बीच, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच झगड़ा चल रहा है। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल को भी केंद्र में पद दिया जा सकता है। सोनोवाल हाल में असम विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद हेमंत बिस्व शर्मा के लिए जगह खाली कर चुके हैं। पहले भी असम का मुख्यमंत्री बनने से पहले वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक में खेमेबाजी से परेशान है। संभव है कि वहां से भी पार्टी किसी चेहरे को केंद्र में जगह दे। अटकलों में एक नाम बंगाल से भाजपा सांसद निशीथ प्रामाणिक का भी है। वो चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश के दौरे पर भी गए थे। इसके अलावा नाम चल रहा है जो बहुत ऑब्वियस सा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश से कौन से नाम होंगे, इसको लेकर खूब सुर्खियां चल रही, अटकलें। लेकिन देखिए, अटकलों का क्या है कि मैं आपको शाम रात तक बताता रहूं,
कल तक कुछ सही हो जाए, धप्पा हो जाए, कुछ ध्वस्त हो जाए, मतलब नहीं। तो कल जब नाम आ जाएंगे, क्योंकि हमने जिस भी बड़े नेता से बात की, सबने कहा देखिए सिर्फ मोदी जी को पता है और HM यानी अमित शाह जी को पता है कि किसकी बारी लगने वाली है। बाकी बहुत सारे लोगों के बारे में इंटेलिजेंस की इंक्वायरी की गई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जब तक पत्ता खुलता नहीं तब तक पता नहीं कि दुक्की है कि इक्का। और शो खत्म होते होते खबर आ गई कि बुधवार को शाम 5:30 बजे नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। अब विस्तार में कौन से नाम आएंगे, कौन से जाएंगे, सबके बारे में कल के लल्लन टॉप शो में विस्तार से बताएंगे। चौथी सुर्खी की तरफ चलते हैं। ये जम्मू कश्मीर से आई महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP। इसने आज कहा कि वो जम्मू कश्मीर में चल रहे डीलिमिटेशन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठी भेजी, लिखा कि परसीमन की प्रक्रिया का नतीजा पहले से तय माना जा रहा है, इससे लोगों का और नुकसान होगा। उनको आसान बनाने के लिए लोगों का जीवन कोई कदम नहीं उठाए गए। और 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक एक फोटो ऑप थी। अब देखिए इसमें दो बातें हैं। एक ये कि PDP की जो अपनी हार्ड लाइन वाली पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से उन्हें इस चीज़ का विरोध करना ही होगा। दूसरा, कश्मीर के राजनीतिक दलों को ये लग रहा है कि डीलिमिटेशन के बाद अगर जम्मू का वजन बढ़ जाएगा तो फिर कश्मीर का सियासी रसूख कितना कायम रहेगा। डीलिमिटेशन की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमीशन बनाकर किया जा रहा है। इसने आज से JNK का दौरा शुरू किया। इससे चर्चा के लिए आयोग से 10 पार्टियों को न्योता भेजा गया। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 9 पार्टियों ने न्योता कबूल लिया और PDP कुट्टी किए बैठी है। इसका मतलब गुपकार गुट की एक बड़ी घटक पार्टी ने परसीमन आयोग से सहयोग का फैसला लिया और दूसरी ने इनकार किया। 24 जून को तो इनकी बैठक हुई। बैठक के बाद खफा नजर आए और उसके बाद 5 जुलाई को बोले कि हम इस रवैये से खुश नहीं हैं। आखिरी सुर्खी का संबंध ट्विटर से है। यस, इट्स बैक इन न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि वो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर यानी कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में मनमाना वक्त नहीं लगा सकती। ट्विटर ने 31 मई को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि उसने 28 मई को ही शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन अदालत को यह नहीं बताया गया कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था। ट्विटर ने जिन लोगों को नियुक्त किया उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अदालत ने कहा देश का कानून ट्विटर पर भी लागू है। शिकायत अधिकारी की नियुक्ति न करके कंपनी कानून का उल्लंघन कर रही है। केंद्र ने सुनवाई के दौरान ध्यान दिलाया कि ट्विटर को नियमों पर अमल के लिए 3 महीने का वक्त मिला था। यानी अभी ट्विटर बनाम सरकार ये चलता रहेगा। जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे।